तो चलिए हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। मतलब अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है प्रॉपर्टी में तो कौन सी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, चलिए इस बात पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रॉपर्टी कितने तरीके की होती है जिसको कि हम परचेज़ कर सकते हैं। तो सर प्रॉपर्टी 3 तरह की होती हैं, एक तो रियल प्रॉपर्टी, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और तीसरी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। ये 3 तरीके की प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर सकते हैं। रियल प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि जैसे कि कोई खेत रॉ फॉर्म में, ये रियल प्रॉपर्टी है, आप इसको खरीद सकते हैं। दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जैसे कि उस खेत को किसी ने प्लॉट में बदल दिया, प्लॉट रेजिडेंशियल है, या उसके ऊपर मकान बना दिया, या उस ज़मीन पर कॉलम बना करके उस पर फ्लैट बना दिए, तो इस तरीके की सारी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती हैं, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरे तरीके की प्रॉपर्टी होती है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, जो कि व्यापार करने में प्रयोग में आती है। अब ऐसी प्रॉपर्टी आपके कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स होते हैं, शहर में एक अलग तरीके का डेवलपमेंट होता है। अब उस डेवलपमेंट में कॉमर्शियल अप्रूवल्स के साथ में वो प्रॉपर्टियाँ बनती हैं, जैसे कि मॉल होते हैं, जैसे कि मार्केट के अंदर शॉप्स होती हैं, जैसे कि किसी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अंदर शॉप्स होती हैं, या कई बार प्लॉट्स जो होते हैं वो भी कॉमर्शियल अप्रूवल के साथ में अवेलेबल होते हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टियाँ कॉमर्शियल प्रॉपर्टियाँ होती हैं। तो एज अ बायर आप यही 3 ऑप्शंस हैं जिनको कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अब देखना ये होता है कि हम अपने जीवन के किसी न किसी फेज़ में अलग अलग स्टेज पे अपनी फाइनेंशियल एबिलिटीज़ को लेकर के चलते हैं। हमारी फाइनेंशियल एबिलिटीज़ भी एज वाइज अलग अलग होती हैं। 30 की एज में हमारी फाइनेंशियल एबिलिटी अलग होती है, 35 की एज में अलग होती है, 40 तक जाते जाते चेंज होती है, एंड 45 to 50 के एज ग्रुप में, एंड आफ्टर 50 दे आर डिफरेंट फाइनेंशियल एलिजिबिलिटीज़, जिस एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली हम प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पे हम कई बार ऐसा होता है कि अपनी एलिजिबिलिटी से बहुत बिलो प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी एलिजिबिलिटी से बहुत हायर साइड की प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एट द एज ऑफ 30 अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी थी जो कि एक पैराफेरियल डेवलपमेंट और ग्रोइंग एरिया की प्रॉपर्टी है, आप वहाँ पे प्रॉपर्टी अगर इन्वेस्ट कर देते तो एट द एज ऑफ 40 आते आते उसके एप्रिसिएशन काफ़ी हाई होते हैं। बट आपने अगर मान लीजिए उस एज पर और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके और किसी हाई वैल्यू कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, जिसका कि एप्रिसिएशन उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे रिलेटिवली उतना नहीं आएगा, तो आपको आगे चल करके जो इंटरेस्ट कॉस्ट देनी पड़ेगी, जो आपको वो मनी लैंडिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी, वो बहुत हाई हो जाएगी और आपका जो एप्रिसिएशन है वो पूरा का पूरा उसमें कंज्यूम हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी लेते समय एक तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उस पर जो एप्रिसिएशन आने वाला है उसमें एक ठीक रेशियो हो। नॉर्मली अगर आप अपने फ्लैशबैक में जाएं और देखें कि आपने कोई प्रॉपर्टी में 5 साल पहले या 7 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया है, और अगर आपको एक फेयर 13-14% का एप्रिसिएशन नहीं मिला है, तो आप ये समझें कि आपका वो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट था। आप इन्वेस्टमेंट करते समय इस बात का भी ध्यान दें कि वर्तमान में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्या आपकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे रेंटल इनकम पाने की है, या इमीडिएट पोजीशन ले करके उस प्रॉपर्टी को एज अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होल्ड करने की है। अगर इस तरीके की रिक्वायरमेंट है तो आपको ज़्यादा बजट की प्रॉपर्टी में नहीं जाना चाहिए। आपको शॉर्टकट देखा जाए तो आपकी जो एनुअल इनकम है उसका 2 गुना से 2.5 गुना तक इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, और आपको एक फेयर
रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बना लेनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी ज़मीन के ऊपर बनी हो, इंडिपेंडेंट हाउस हो, तो ये बहुत अच्छा है। तो आज की हमारी इतनी सी टिप है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को लेकर के। बाकी और बात करते रहेंगे। मैं प्रभाकर शुक्ला, शुभांकर ग्रुप, उदयपुर, राजस्थान, गेटेड टाउनशिप बनाते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट को एक फेयर वैल्यू में ग्रो करते हैं। तो मिलिए कभी। धन्यवाद।